राजाराम सर, ये जो विवाद है, जिस तरीके से इनको हवा जी दी जा रही है। प्रकाश जी, हो गया मेरा। जी जी जी, मैं राजाराम सर से सवाल ले रहा हूँ। जी, जिस तरीके से इसको हवा दी जा रही है, एक ये देखा गया था कि जो चुनाव आया, जो परिणाम आया तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में लगभग खत्म हो चुकी है और वो दक्षिण में अपना आधार बढ़ाने के तमाम सारे प्रयास अभी भी करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के वो एच डी देवगौड़ा से लेकर के और रजनीकांत तक में लगे हुए हैं। क्या ये जो बयानबाजी है, ये जो विवाद फैलाने की घटना, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है कि नीतीश कुमार को सियासी रूप से खत्म करके एक स्पेस जो क्रिएट करेंगे, उसके मार्फत जो दक्षिण में नुकसान होगा वो बिहार में भरपाई करने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए नीतीश कुमार को टारगेट करके ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस बयान के बाद नीतीश को कैसा लग रहा है, नीतीश को अच्छा लग रहा है, नीतीश क्या करेंगे, क्या नीतीश डीएमके को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे, इस तरीके के जो सवाल आ रहे हैं। राजाराम सर। धन्यवाद राय साहब। वास्तव में ये जो आपने मुद्दा उठाया है, इसे केवल नीतीश कुमार पे वार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सामने चुनाव है लोकसभा का, और इंडिया में नीतीश कुमार जी एक बड़ा चेहरा है। उनका प्रभाव बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश से भी है, और उनकी जो आइडियोलॉजी है वह भी आप बिहार का पिछला युग भी आप हम जानते हैं, और तमाम खामियों के बावजूद नीतीश जी अपरिहार्य हैं। और उन्होंने जो फार्मूला लाया था, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ों में भी अत्यंत पिछड़ा, और उन्होंने जो जातिगत आरक्षण का जिन निकाला आर्थिक आधार पे, यह वास्तव में भारत की जरूरत भी थी। और यही कारण है कि वह अगर सही तरीके से उसे लेके इंडिया पार्टी चली, विशेषकर जिस तरह से कांग्रेस उस बिंदु को लपक के आगे बढ़ रही है, तो काफी प्रभाव 2024 के चुनाव में उसका दिख सकता है। अब उसे, उस हथियार को अगर भोथरा करना है, तो उसके लिए नीतीश बाबू को इन्हें अप्रासंगिक बनाना जरूरी हो जाता है, पहली बात। इसीलिए पुराने वीडियो ढूंढ ढूंढ के लाए जा रहे हैं। राजनीति में पीछे मुड़ के देखते हुए आगे ज्यादा दूर तक नहीं चला जा सकता। जो भी पीछे मुड़ के अगर देखते हैं, चलते हैं, तो गिरते हैं प्रायः। तो बावजूद इसके दो फायदे हैं। एक तो हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी, जैसे कि कमाल साहब कह रहे थे, इस भावना को उभारने से क्षेत्रीय राजनीति में फायदा दक्षिण में मिलता रहा है, और वहां के राजनीतिज्ञ समय समय पर इसका फायदा भी उठाते थे, और लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा दक्षिण में भी उठाया जाना चाहिए। तो दो तरफ फायदे हैं। एक तो दक्षिण में हिंदी भाषी जो लोग हैं उनके प्रति नफरत को अगर हवा देते हैं, तो वोटों का पोलराइजेशन साउथ के लोगों का, उसका बेनिफिट वहां की पार्टियों को मिलता है। अब डीएमके चूंकि इंडिया में शामिल है, तो इंडिया के लिए दुविधा पैदा करने के लिए यह चीजें लाई जा रही हैं, बाकायदा सप्रयास लाई जा रही हैं, और इसको बहु प्रचारित किया जा रहा है जानबूझ के। अब बिहारियों का जहां तक सवाल है, मेरा मानना है कि इंटरप्रेनरशिप जो है हर जगह होती है, कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। देखने में आया है कि महाराष्ट्र के लोग बाहर जाके बहुत ज्यादा बाहर निकल के रोजगार करने में कम यकीन रखते हैं। जैसे जनजाति है, आदिवासी समुदाय है, वो भले एक रोटी खा के रहेगा, लेकिन अपना जल जंगल जमीन छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। अपवादों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर वो बाहर जाके नहीं काम करना चाहता, आदिवासी समाज। लेकिन बिहार के लोग हमेशा इंटरप्रेनर रहे हैं, अग्रणी रहे हैं, और बड़ा लंबा उदाहरण है। और ये नहीं कि केवल बेरोजगार की समस्या थी, इंटरप्रेनरशिप को आप कैसे रोकिएगा? देश अगर एक है तो लोग जाएंगे एक दूसरी जगह पे, काम करेंगे एक जगह पे। कोई, हम सब एक दूसरे पे आश्रित है। गुजरात से मूंगफली तेल आ रहा है, और साइकिल का टायर पंजाब में लुधियाना से आ रहा है। इस तरह से हम एक ताना बाना बुना हुआ है, और इसमें राजनीति के अगर इस ताने बाने को तोड़ के वोट के लिए राजनीति करते हैं, तो हमारा कानून कई जगह पे इन्हें रोकता है, लेकिन आजकल परवाह नहीं किसी को। जिस तरफ से बिलगाववादी भाषण आप रोज देखते हैं, बड़े बड़े नेताओं के देखते हैं, जबकि कानून में स्पष्ट रूप से धाराएं हैं कि आप इस तरह से वोट धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जन्म के आधार पे
इस तरह से आप वोट नहीं मांग सकते, इस तरह से आप भाषण नहीं दे सकते जो विलगाववाद को आगे बढ़ाए। तो मेरा मानना है कि इसे केवल चुनावी शगुफे के रूप में देखा जाना चाहिए। नीतीश कुमार के कद पर इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा मानना है। हाँ, बिहारियों को जो अगर कोई गाली दे रहा है तो उसकी बुद्धि पे तरस आता है, मेरा मानना है कि ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है और आजादी के इतने साल बाद हमें इससे ऊपर उठ जाना चाहिए था कि किस राज्य के लोग कहाँ रहे। लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में आप देखते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां निकलती हैं जिनमें सबको सब जगह जाने का जहां छूट होती है, रेलवे की निकलती है तो वहां रोका जाता है। उसी के तर्ज पे प्रतिक्रिया आप बेंगलोर में भी देखने लगते हैं, क्योंकि बुराई भी संक्रामक होती है राय साहब, और हमें इसे रोकना होगा। सिविल सोसाइटीज को आगे आना होगा। राजनीतिक पार्टियां तो इसका फायदा उठाएंगी, हमें ऐसा कोशिश करेंगी। ये इंडिया के सोचने का सवाल है कि इंडिया इसका किस तरह से जवाब देता है। इंडिया अगर इसे सही ढंग से जवाब देता है तो मेरा मानना है उत्तर प्रदेश और बिहार में फायदा होगा। इंडिया में इस समय नीतीश जी के साथ खड़े होने की जरूरत है, और बिहारी अस्मिता का प्रतीक अगर नीतीश जी बन रहे हैं तो ये निश्चित मानिए ये नीतीश जी के लिए उनके कद को कुछ इंच ऊपर ही बढ़ा रहा है। अगर नीतीश जी को देखा जा रहा है कि बिहारी अस्मिता के प्रतीक है तो, लेकिन साथ ही साथ इसका इंडिया को भी बेनिफिट तभी मिलेगा जब ऐसे मुद्दों पे एकजुट होकर इंडिया की सभी पार्टियां कंडेम करेंगी इस तरह की क्षुद्र मानसिकता को। और पिछला जो दिया है भाई, जो दोनों ट्वीट भी देख लीजिए, मैंने जो भेजा उसे भी देखा, ये काफी पुराने हैं, 2020 के हैं। ठीक है, तत्कालीन परिस्थिति में राजनीतिक जो कहते हैं, भैया मोदी जी की उठा के देख लीजिए ना, मोदी जी ने स्वयं कितनी बातें कही थी, एक एक चीज पे देख लीजिए। उन्होंने खुद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की वकालत की थी, रिपोर्ट लेके प्रधानमंत्री से मिले थे। उन्होंने खुद पेट्रोल की कीमत बढ़ाए जाने को गलत कहा था। उन्होंने खुद चीन को लेके भारत के रुख की हमेशा उन्होंने निंदा की थी, कहा था कि आक्रामक रुख होना चाहिए। लेकिन क्या जब स्वयं प्रधानमंत्री बने तो क्या कर पाए, वो व्यवहारिकता में क्या हो पाया? तो विपक्ष में रह के बोलना कठिन नहीं है, बड़ा सरल है, लेकिन उसे कार्यान्वित करना मेरा मानना है कि बहुत कठिन है। और तत्कालीन परिस्थिति में राजनीतिक जो कहता है उसे आज के परिप्रेक्ष्य में खड़े करके अगर आप घृणा फैला रहे हैं तो ये जो 3 नए कानून आए हैं इनमें तो इसके लिए बहुत कठोर प्रावधान है। अगर देश को तोड़ने वाला जातियों के बीच में विखंडन, धर्म के बीच में विखंडन करके आप सामाजिक समरसता को, सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मेरा मानना है जो भी पार्टी हो, चाहे कितने भी बड़े नेता हो, अगर ये कानून काम करेंगे तो ये सब जेल में दिखेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कानूनों में ये संशोधन करके अपने लिए गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। मैं तो ब्रजेश जी से सवाल भी आगे इससे चाहूंगा कि क्या इस तरह के बयान जो हैं, जो देश में अलगाववाद लाएं, वैमनस्यता पैदा करें, वर्ग संघर्ष की स्थिति ले आए, क्या ऐसे बयानों के लिए तत्काल जेल वगैरह का प्रावधान कानून में नहीं होना चाहिए? राजा राम सर, सुशील कुमार मोदी साहब ने भी आज एक जो है चैलेंज फेंक दिया है, कल ही फेंक दिया था कि अगर दम है तो भाई जो इस तरीके के बयान जिन्होंने सनातन के विरोध में बयान दिया, राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के जिन्होंने बयान दिया, बिहार के मेहनती लोगों को लेकर के जिन्होंने बयान दिया, इन सारे लोगों के बयान देने वाले डीएमके को इंडिया गठबंधन से बाहर निकाल दें। उन्होंने बाकायदा ये चैलेंज फेंका है। सर, इस तरीके की अमर्यादित बातें हर सियासी दल के तमाम सियासी दलों के नेताओं के द्वारा की जाती है। हर नेता के द्वारा नहीं कहा जा सकता और हर सियासी दल की बात नहीं की जा सकती है। जैसा ब्रजेश जी कह रहे थे, सियासी लाभ के लिए केवल ये चीजें की जाती हैं। क्या ऐसे में पार्टियों का ये नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है कि वो बाद में नेता कह देते हैं कि ये व्यक्तिगत विचार था, पार्टी कह देती है कि व्यक्तिगत विचार था, फिर माफी मांग ली जाती है, खत्म हो जाती है बात। क्या वास्तव में बात खत्म हो जाती है? क्या पार्टियों का ये नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाए? पहली बात तो जो ब्रजेश जी ने कहा, मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ। उनका कहना सही है। अब इंडिया गठबंधन किसे रखे और किसे निकाले, यह तो इंडिया गठबंधन को तय करना चाहिए। सुशील मोदी जी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, कायदे से देखा जाए तो। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, वही हाल मीडिया का भी है। मीडिया का एक वर्ग है जो बार बार खुर्दबीन लेके इंडिया गठबंधन में दरारें ढूंढता फिर रहा है और बार बार नाराजगियों का जिक्र करता है। नीतीश जी के ऊपर प्रोब कर रहा है, कभी कभी
ममता जी के ऊपर करेगा, कभी बंगाली गैर बंगाली का उनका ममता जी का बयान ला के खड़े कर देगा। अभी आते देखते जाइए करेगा आगे। नीतीश के हर गठबंधन ने कब क्या कहा किसके बारे में वो खड़े करेगा। लेकिन यह मीडिया जो दिखा रहा है, मीडिया को ये क्यों नहीं दिखाता कि पहली बार अगर कोई एमएलए बना हुआ है जिसका कोई बड़ा राजस्थान का योगदान नहीं दिखता, उसको जब सीएम बना देते हैं तो जो 20-20 साल तक दरी बिछा के जो कार्यकर्ता काम किया है उसके दिल पे क्या गुजर रही है, उन वरिष्ठ नेताओं पे क्या गुजर रहा है, ये तो मीडिया नहीं दिखाता। ये वाला शिवराज जी के आंसू क्यों नहीं दिखाता, ये क्यों नहीं दिखाता। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस भाजपा का जो मंत्रिमंडल आया उसको लेके जो बड़े बड़े दिग्गजों को दरकिनार किया गया, वो कैसे करवट बदल रहे होंगे, कैसे उन्हें नींद आती है नहीं आती, उसकी मीडिया क्यों चिंता नहीं करता। तो भाजपा के अंतर विरोधों पे, भाजपा की नाराजगी पे एक मीडिया का बड़ा वर्ग खामोश है। जो उसे काम मिला है वो काम लेके, वो इंडिया गठबंधन को लेके उसकी चिंताएं व्यापक है और बकायदा जैसे ठेका मिलता है ना, ठेका लेके वो काम कर रहे हैं। निष्पक्षता कहीं नहीं दिखती। जैसे हम लोगों की बात है, ब्रजेश जी कहते हैं या हम लोग कहते हैं, तो हम तो दोनों पार्टियों को करते हैं क्योंकि हमारा कोई एजेंडा नहीं, हम किसी पार्टी के कार्ड होल्डर नहीं है। तो मीडिया से यही उम्मीद की जाती है, बल्कि मीडिया से तो उम्मीद की जाती है कि वो शाश्वत विपक्ष की भूमिका निभाए। मीडिया से ये उम्मीद की जाती है कि जो सत्ता में उससे सवाल पूछे। कितने सवाल पूछा इन्होंने, जरा पूछिए। क्यों नहीं जाके प्रधानमंत्री जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी इतने बड़े बड़े राजस्थान में बड़ा जनता की सेवा का लंबा इतिहास लेके बैठे, जो 8 बार जीते हुए दिग्गज नेता हैं, उन सबको दरकिनार कर उनके उन्हें समझ लीजिए तमाचे मार के उनको अपमानित करते हुए आप कैसे एक व्यक्ति को बना देते हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि मैं सर्वसमर्थ हूँ। तो मीडिया उनसे क्यों नहीं पूछता, उनके मुंह में माइक क्यों नहीं ठूसता। तो ये अभी तो सोचने का विषय है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चाय की प्याली में जो बार बार तूफान पैदा करने वाले लोग हैं, पुराने बयान लेके आ रहे हैं, बकायदा एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं। तो जनता को भी समझना होगा। एक चीज जरूर जोड़ूंगा मेरी बात खत्म करने से पहले, बिहार की जो जनता है सर, राजनीतिक रूप से बहुत ही राजनीतिक चेता जनता है, जागरूक जनता है। राजनीति को वहां पे गांव के चौपाल पे बैठा हुआ एक व्यक्ति राजनीति की बारीकियों पे हमें आपको बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को रास्ता बता सकता है। बड़ी बारीक नजर रखता है वहां का वोटर। और आप पूरा उठा के देख लीजिए बिहार का। तो मेरा मानना है इन चीजों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, यह जो भद्दी टिप्पणी है किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। और चूंकि इंडिया बनने के बाद की टिप्पणी नहीं है, इसलिए इस पे मुझे नहीं लगता है कि इस पे इंडिया को कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है, गठबंधन को। हाँ, वोट के रूप में कन्वर्टेड नहीं होने पाएगा, या होगा, या तो इंडिया आगे अपनी चाल कैसे चलेगा, अपनी रणनीति कैसे रखेगा, इन चीजों का किस तरह से काउंटर वो करते हैं, मीडिया के सामने अपनी बातों को कैसे बेहतर तरीके से रखते हैं, इन सब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कई बार यदि आपके ऊपर आरोप लगते हैं और आप उनका खंडन नहीं कर पाते हो, तो भी जनता यकीन कर लेती है। तो अंतिम अदालत जनता की ही है, जहां आपको जाना है। तो मेरा मानना है जनता के सामने पारदर्शी रूप से अपनी बातों को रखें। इंडिया को अंतर विरोधों को सारे खत्म करके पूरी तरह से मजबूत बने रहना पड़ेगा, क्योंकि जनता भी चाहती है, एक सशक्त विपक्ष चाहती है, और जनता ये चाहती है कि कांग्रेस भी मजबूत रहे, इंडिया भी मजबूत रहे। ये देश हित में है। हम नहीं, प्रधानमंत्री जी से इत्तेफाक नहीं रखते कि कांग्रेस विहीन भारत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, क्यों होना चाहिए। हमारा जो लोकतंत्र है, इसमें सशक्त विपक्ष जो है बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाता है और जनता के कल्याण के लिए जरूरी है। तो हम तो चाहते हैं विपक्ष सशक्त रहे। और लेकिन ये जो हो रहा है इसके विपरीत हो रहा है। जो हम लोग चाह रहे हैं जनहित के विपरीत हो रहा है। मैं केवल ये कह रहा हूँ। क्या ये जो हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी का विवाद है, ये अभी और बढ़ाया जाएगा चुनाव के दौरान, चुनाव के सापेक्ष? जनाब सर, अंतिम टिप्पणी आपकी, सवाल वही। राय साहब, मेरा मानना है कि भाषा के आधार पे इस समय बांटने वाली बात करने से लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक क्षेत्रीय मुद्दा है। और भाजपा के लोग घोषणा में कोई ऐसा बिंदु नहीं है कि हम हिंदी लागू कर देंगे या अंग्रेजी लागू कर देंगे। तो कोई मतलब ठोस वजह नहीं है, मेरा मानना है। ये जो शरारत है या जानबूझ के किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से
डीएमके और नीतीश कुमार, क्योंकि दोनों इंडिया घटक के सदस्य हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है बिहारी अस्मिता को जोड़ के। और जो निश्चित रूप से जो भी वो बयान को सुनता पड़ता है उसे अच्छा नहीं लगता कि भाई ऐसे आदमी जो इतने हमारे प्रति घृणित विचार रखते हैं उनके उनके साथ आप चल रहे हो। तो ये एक धर्म संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि राजनीति में न कोई किसी का स्थायी मित्र होता है न शत्रु होता है। कल तक जो विरोध में थे आज एकजुट हुए हैं। और यह जो चुनाव है राय साहब, हमें ये समझना होगा कि जो पार्टियां एकजुट हुई है यह केवल सत्ता हासिल करने की लड़ाई अब नहीं रह गई। यह जो इंडिया गठबंधन हुआ है, जो बात है कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाए, हिंदू मुस्लिम या जो विभाजन के आधार पर वोटिंग जो ली जा रही है और पोलराइजेशन के आधार पर जो सरकार बन रही है, ये आगे चल के इस देश को बहुत बड़े खतरे की ओर ले जाएगी या ले जा चुकी है या हम कगार पे पहुंच चुके हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए इन सब की बाध्यता है कि भले जिस तरह से बाढ़ आने पर एक टापू पर आप देखेंगे कोई जगह मिलती है तो वहां सांप, बिच्छू, कुत्ता और चूहा और नेवला, ये सब एक कथा है, उपनिषद की कथा है कि सबके सब एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते। अपना जो सहज स्वभाव है कि सांप चूहे को खाएगा और गरुड़ सांप को खाएगा, इस तरह से सहज स्वभाव को छोड़कर सारे चुपचाप बैठे रहते हैं। सबको अपनी जान की पड़ी है कि जिंदा रहेंगे तो आगे सहज स्वभाव हमारा वापस आ जाएगा। तो भारत में जो सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को लेके हम देख रहे हैं कि लगातार जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, स्वायत्तसेवी संस्थाएं हैं, जांच की संस्थाएं हैं, चुनाव कराने वाली संस्थाएं हैं, न्याय की संस्थाएं हैं, ये सब जिस तरह से जेबी संगठन बनती जा रही है सत्ता की, और जिस तरह से मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहते थे, जो नकेल रखता था, अंकुश रखता था, वो गोदी में बैठा हुआ है। इन हालातों को देख के अब ये अंतिम अवसर जान पड़ता है कि सारी पार्टियां एकजुट होके इनके खिलाफ खड़ी हों और जनता की अदालत में जाएं कि क्या आपको किस तरह का लोकतंत्र चाहिए, क्या आपको फेयर इलेक्शन चाहिए, क्या आपको सही मुद्दे चाहिए, रोजगार के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, गरीबी के ये मुद्दे चाहिए, या केवल आप चाह रहे हैं कि केवल हिंदू राष्ट्र हो या केवल हमारे धर्म की पताका फहराई जाए, बाकी सारे मुद्दे किनारे रख दिया जाए। तो ये वक्त आ गया है कि ये जो धार्मिक उभारों को लेके जो वोटों का पोलराइजेशन की राजनीति है और आगे कहां तक जाएगी, और इसमें लोकतंत्र में जो दूसरे दल हैं जो 70 साल तक 60 साल तक शासन किए, जो ये लोग कहते हैं 40 साल तक किए, और वो क्षेत्रीय दल जो क्षेत्रीय भावनाओं को उभार कर सत्ता पे आए, अब इन सब की भी जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाने की है और इंडिया उसी के रूप में आपको सामने दिखता है। आगे ये किस तरह से चलेंगे वो जनता देख रही है, हम सब देख रहे हैं।